गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विद्यार्थियों का स्वागत है वीडियो लेक्चर में। आज हम राजनीति विज्ञान के एक मुख्य टॉपिक, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, राज्य के बारे में बात करेंगे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके बारे में जितनी भी थ्योरीज चलती हैं कि भाई वो क्या हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे कि ओरिजिन ऑफ द स्टेट, वेरियस थ्योरीज। देखिए, जहाँ हमें जिस भी चीज़ का या जिस भी वस्तु का हमें ओरिजिन नहीं पता होता है, तो वहाँ पे हम कल्पना के घोड़े दौड़ाते हैं। और राज्य हमारे जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। कई विचारधाराएं इस संदर्भ में प्रचलित हैं कि राज्य क्या है, राज्य कब अस्तित्व में आया और मनुष्य के लिए राज्य क्यों आवश्यक है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ चलती हैं, क्योंकि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है और इसी कारण से उसने राज्य की उत्पत्ति का इतिहास का पता लगाने का उसने निरंतर प्रयास किया है। और जब हमें इतिहास में, भूत में अगर किसी भी चीज़ की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, तो राजनीतिक विचारकों के द्वारा अनुमान के आधार पर अनेक सिद्धांत इन्होंने बनाए हैं। अब मनुष्य समाज में रहता है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज मनुष्य की आवश्यकता है। कोई भी मनुष्य अगर समाज के बिना नहीं रह सकता है तो या तो वो पशु है या फिर वो देवता। हम चूंकि मनुष्य हैं और हम समाज में रहते हैं और समाज का ही प्रतिबिंब राज्य में है। और राज्य जो है वो हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है जो एक मनुष्य के लिए आवश्यक होती है। क्योंकि राज्य के लिए कहा जाता है कि राज्य मनुष्य के विकास के लिए, उसके सद्गुणों के विकास के लिए, उसकी सारी आवश्यकताओं को नियमन करने के लिए अस्तित्व में आया और बेहतर जीवन को बनाने के लिए वो हमारे अस्तित्व में बना हुआ है। अब प्रश्न यही उठता है कि इस राज्य का उद्भव कब से हुआ। ये जो राज्य नामक संस्था जो हम आज देखते हैं विश्व में, जैसे हमारा भारत है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन प्रत्येक मनुष्य किसी ना किसी राज्य का निवासी है, नागरिक है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कब से बने राज्य और मनुष्य जो है, हम राजनीतिक संगठन में क्यों रहते हैं। हम एक जो संप्रभु शासक है, जिसको हम देश में सर्वोच्च सत्ता कहते हैं, उसको हम हमारी सारी पावर हम उसे क्यों दे देते हैं, हम उसके आगे क्यों झुक जाते हैं। और वो जो कहे, चाहे कानून का माध्यम हो, चाहे अदालतों का माध्यम हो, चाहे पुलिस का माध्यम हो, चाहे बल का माध्यम हो, और हम उसके अधीन हम झुक कर के हम उनकी सारी बातों का हम पालन करते हैं। तो सभी मनुष्य करते हैं। तो ये ऐसा कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों तो राज्य बना और क्यों ही राज्य को बल, शक्ति और इतने पावर्स जो है उसके हाथ में दिए गई, जिससे कि ये सब समस्त मानव समाज का नियामक संस्था बन गया। और नियामक संस्था ये आज से नहीं है, जब से मनुष्य ने होश संभाला तब से राज्य रहे हैं, शासक रहे हैं। शासक के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, अनेक प्रकार के राज्य हो सकते हैं, शासक हो सकते हैं, लेकिन सरकारें, सरकारों का काम करने का तरीका वो सब एक ही होता है। ये तो आपको पता ही है कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो राज्य के लिए निश्चित भूमि होनी चाहिए, फिर उसके लिए जनसंख्या होनी चाहिए, और जनसंख्या के बाद जो है उसमें एक सरकार होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता का मतलब पता है कि उसके ऊपर वो किसी के सबऑर्डिनेशन में नहीं होना चाहिए। आंतरिक मामलों में और बाहरी मामलों में वो निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। तो जिस भी
संस्था के पास में, जिस भी चीज़ के पास में ये चारों चीज़ें हैं, निश्चित भूमि है, निश्चित जनसंख्या है, सरकार है और संप्रभुता है, ऐसा संगठन राज्य की श्रेणी में आता है। तो लेकिन हम तो यहाँ पे ये कहने वाले हैं कि राज्य आखिर बने कैसे। तो इस संदर्भ में, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक सिद्धांत जो है वो प्रचलित है। तो जैसे एक दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, दूसरा शक्ति सिद्धांत है, तीसरा सामाजिक समझौता सिद्धांत है, चौथा पितृ सत्तात्मक सिद्धांत है, पांचवा मातृ सत्तात्मक सिद्धांत है और छठा है ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत। ये जो 5-6 सिद्धांत हैं ये ज़्यादा प्रचलन में हैं और प्रचलित हैं और इनके ऊपर अनेक विद्वानों और विचारकों ने अपनी अपनी राय रखी है। इनके अलावा भी और भी कई सिद्धांत जो है वो राजनीतिक उत्पत्ति के बारे में प्रचलित में है। अब इसमें हम पहले चर्चा करेंगे दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ये जो सिद्धांत है ये सबसे ज़्यादा प्राचीन है। इस सिद्धांत के अनुसार ये माना गया है कि राज्य मानवीय संस्था नहीं है, राज्य एक ईश्वर के द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है। इसमें उन्होंने ये माना है कि ईश्वर या तो ये कार्य स्वयं करता है या फिर अपने संदर्भ में अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से शासन का कार्य करता है। तो इस संस्था के द्वारा, इस जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के द्वारा ये माना गया है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और ईश्वर ने ही राजा को बनाया है। इसलिए राज्य ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है। अब चूंकि राजा को ईश्वर ने बनाया है, इसलिए राजा केवल और केवल मात्र ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी होता है और राजा की जितनी भी आज्ञाएं हैं उनका पालन करना जो उनकी प्रजा है उसका परम कर्तव्य है। इन्होंने राजा की आज्ञाओं का पालन करने को धर्म से जोड़ा है और इसलिए उसकी आज्ञा का उल्लंघन जो है उसका उल्लंघन करने को उन्होंने अपराध नहीं माना, उसको पाप की श्रेणी में माना है। यहाँ पाप और अपराध के विषय में मैं आपको बता दूं कि पाप तो उसको कहते हैं जो हम धर्म विरुद्ध अगर कोई आचरण करते हैं, मतलब ईश्वर के विरुद्ध की जाने वाला कोई भी कार्य पाप की श्रेणी में आता है और सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन जो है वो अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन हमारे यहाँ जो प्राचीन सिद्धांत जो है, दैवी सिद्धांत जो है, इसमें ये बताया गया है कि ईश्वर के द्वारा ही राज्य बनाया गया है और राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है और इसलिए मनुष्य को राजा की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है, अनिवार्य है, धर्म संगत है। तो इस सिद्धांत की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो ये हैं कि राज्य मानवीय कृति नहीं है वरन ईश्वर के द्वारा बनाई गई एक संस्था है। तो राजनीतिक शक्ति का जो प्रादुर्भाव है वो ईश्वर के द्वारा हुआ है और ईश्वर ही राजाओं को शक्ति प्रदान करता है। जिस प्रकार ईश्वर का प्रत्येक कार्य न्याय संगत होता है, जनता के हित में होता है, सृष्टि के हित में होता है, उसी प्रकार राजा के सभी कार्य न्याय संगत होते हैं, अनिवार्य होते हैं और आवश्यक रूप से जनता के हित में होते हैं। फिर जो राज्य सत्ता होती है ये पैतृक होती है। पैतृक का मतलब है कि राजा के बाद उसका बेटा जो है वो ही राजगद्दी के ऊपर बैठता है, उसका उत्तराधिकारी वंश परंपरा से चलता है। इसके बाद आप राजा की आलोचना नहीं कर सकते क्योंकि राजा की आलोचना या निंदा धर्म विरुद्ध है। इसके आधार पर एक विचारक हैं जेम्स प्रथम ने कहा था कि ईश्वर क्या चाहता है, इस पर विवाद करना नास्तिकता की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार राजा के हृदय में राजा के कार्यों के प्रति आलोचना का भाव होना और ये कहना कि राजा ये कर सकता है या नहीं कर सकता, राजा का अपमान, तिरस्कार और अनादर है। तो एक तरीके से ये कहा गया है कि राजा जो है पृथ्वी के ऊपर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। तो विभिन्न धर्म ग्रंथों में राजा की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थन किया गया है। यहूदी धर्म की एक प्रसिद्ध पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट में
राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना है। सेंट ऑगस्टाइन, पॉप ग्रेगरी, इन्होंने भी इसी सिद्धांत का समर्थन किया है। हमारे भारतीय विचारकों में अगर आप चलते हैं तो महाभारत है, मनुस्मृति है, इन सभी भारतीय ग्रंथों में देवी सिद्धांत का समर्थन किया गया है। उन्होंने ये बताया है कि राजा का निर्माण 7 देवताओं के अंश से हुआ है, जिसको इंद्र, मित्र, वरुण, यम, कुबेर, सूर्य, इन सभी से हुआ है। तो राजा मनुष्य के रूप में एक महान देवता है। सबसे प्रबल जो समर्थक हैं वो 17वीं शताब्दी में स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम ने, उनकी एक किताब थी लॉ ऑफ मोनार्की, उसमें इसका समर्थन किया था। उन्होंने यही कहा था कि राजा जो है पृथ्वी पर ईश्वर का जीवित अवतार है। उसके बाद में अनेक इसके विचारक हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया, इस सिद्धांत की आलोचना भी होने लगी। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत लंबे समय तक प्रचलन में रहा। आज चूंकि लोकतांत्रिक युग है और वैज्ञानिक और प्रगतिशील संसार इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहा है और सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों आधार पर इस सिद्धांत की आलोचनाएं की जाती हैं। तो सबसे पहली आलोचना तो यही है कि ये अवैज्ञानिक है और अनैतिहासिक है, क्योंकि जो है जिन्होंने ये माना कि ये ईश्वर के द्वारा बनाई गई संस्था है, तो उन्होंने कहा कि ये गलत है। राज्य एक मानवीय संस्था है और राज्य के कानूनों का निर्माण, उनको लागू करना, ये मनुष्यों का कार्य है और ऐसा कहीं कोई इतिहास में प्रमाण नहीं मिलता है कि राजा ईश्वर ने बनाया है। गिलक्राइस्ट ने भी ये लिखा है कि यह धारणा कि एक ईश्वर ही राजा को बनाता है ना, तो ये अनुभव और साधारण ज्ञान के प्रतिकूल है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इस सिद्धांत को मानते हैं तो शासक जो है वो निरंकुश और अत्याचारी हो जाएगा। इतिहास इस बात का बताता है कि जिन जिन राजाओं ने अपने आप को इस तरह का माना, उन्होंने जनता के ऊपर अनेक अत्याचार किए और ईश्वर का नाम लेकर जनता को के ऊपर तानाशाही वाला आचरण इन्होंने किया। फिर है अतार्किक। धार्मिक ग्रंथ ये बताते हैं कि ईश्वर प्रेम और दया का भंडार है, लेकिन व्यवहार में जब उनका प्रतिनिधि राजा राज करता है तो वो इतना अत्याचारी और दुष्ट प्रकृति का कैसे हो जाता है। जब ईश्वर दयालु है तो उसका प्रतिनिधि निर्दयी कैसे हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दैवी सिद्धांत जो है वो अतार्किक माना जाता है। प्रारंभ में पादरियों के द्वारा ने ये माना था कि ईश्वर द्वारा बुरे राजा को दंड देने के लिए भेजा जाता है और जनता जो पाप करती है उसका परिणाम स्वरूप राजा जो है वो दंड देता है। फिर इसके बाद में ये कहा कि जनता चाहे कितनी भी पापी क्यों ना हो, नैतिकता के किसी भी सिद्धांत के अनुसार बुरे राजा ईश्वर के प्रतिनिधि नहीं हो सकते। फिर है कि ये जो सिद्धांत है बड़ी रूढ़िवादी धारणा है, क्योंकि राज्य को पवित्र पावन संस्था समझकर अगर आप उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये मानव जीवन के लिए उपयोगी नहीं रहेगा, क्योंकि राज्य की आवश्यकता मानव के विकास में है और मानव जीवन के लिए उपयोगी बने रहने में है। फिर नास्तिकों के लिए निरर्थक। राज्य की उत्पत्ति दैवी सिद्धांत में जो आस्था रखते हैं, अगर कोई व्यक्ति ईश्वर में ही आस्था नहीं रखता है तो फिर वो इस सिद्धांत में क्यों आस्था करेगा। तो नास्तिक व्यक्ति के लिए कोई आधार इसमें प्रस्तुत नहीं है। तो वर्तमान परिस्थितियों में भी ये सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि आजकल तो लोकतांत्रिक युग है और शासक को जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है कि राजा को ईश्वर नियुक्त करता है, वो तो नितांत अवास्तविक और अकाल्पनिक है। अब जनता नियुक्त करती है और उसको जनता की भलाई के लिए उनको काम करना पड़ता है। आज के युग में ये सिद्धांत अस्वीकारनीय है। प्रारंभिक युग में जब धर्म ज़्यादा प्रभावी था तब इस सिद्धांत का बहुत महत्वपूर्ण था। हालांकि इस सिद्धांत के अनुसार राजा
को दैवी संस्था और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बनाया, तो इससे एक बात जरूर सिद्ध होती है कि शुरुआत में, प्रारंभ में आज्ञा पालन के लिए, नियम कायदे कानून बनाने के लिए जो है राजभक्ति और आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया गया। इस जबरदस्ती मानो चाहे कुछ भी मानो, है ना, इससे व्यवस्थित जीवन की नींव रखी गई। तो गिलक्राइस्ट ने कहा है कि यह सिद्धांत चाहे कितना भी गलत और विवेक शून्य क्यों ना हो, अराजकता के अंत करने का इसे श्रेय अवश्य ही प्राप्त है। ये सिद्धांत इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक व्यवस्था के नैतिक आधार पर ये बल देता है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ये बात गलत हो सकती है, लेकिन इससे ये तो प्रतिध्वनि होती है कि जो भी शासक होता है उसका ईश्वर के प्रति तो कोई ना कोई जिम्मेदारी तो अवश्य होती है, और चूंकि वो ईश्वर के प्रति जिम्मेदार होता है, इसलिए ये भी एक जिम्मेदारी होती है नैतिक आधार पर कि उसको जो शक्ति मिली हुई है उस शक्ति का वो उचित रूप से प्रयोग करे, उसका दुरुपयोग ना करे, नहीं तो उसे कहीं ना कहीं तो जवाब देना पड़ जाता है, और वो कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति होता है। तो एक तरीके से नैतिक बंधन जो है वो इस सिद्धांत के जरिए बनता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो है शक्ति सिद्धांत। देखिए, ईश्वर, ये तो सिद्ध हुआ कि भाई ईश्वर राज्य जो है वो ईश्वरीय संस्था नहीं है और बल्कि मानवीय संस्था है। तो जो दूसरा जो सिद्धांत है, जो शक्ति सिद्धांत है, वो ये कहते हैं कि राज्य ईश्वरीय संस्था नहीं है बल्कि एक मानवीय संस्था है जो मनुष्य ने बनाई है, और जिसके उत्पत्ति का आधार क्या है? बल है, शक्ति है। ये मानते हैं कि राज्य उच्च शक्ति का परिणाम है। जिसके पास में भी ज़्यादा शक्ति थी उसने निर्बल व्यक्तियों को अपने अधीन कर लिया और एक राज्य की स्थापना कर ली। प्रारंभिक मानव का जब विकास हुआ तो प्रारंभिक काल में जो शक्तिशाली व्यक्ति होता था उसने अपनी शक्ति के बल प्रयोग के माध्यम से अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाकर लोगों को अपने कंट्रोल कर लिया, और धीरे धीरे शक्ति का विस्तार करते हुए उसने एक निश्चित प्रदेश बनाया और यहीं से राज्य की उत्पत्ति हुई। लिकॉक ये कहते हैं कि हमें राज्य का उद्गम मनुष्य द्वारा मनुष्य के बंदी बनाए जाने, दास बनाए जाने, निर्बल जनपदों की पराजय, उच्चतर पशु बल द्वारा स्वार्थपूर्ण स्वामित्व में खोजना चाहिए, क्योंकि ये सिद्धांत ये मानता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। वोल्टेयर ने लिखा है कि प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था, और इतिहास में अपन इस तरह के कई उदाहरण देखते हैं जब आक्रांताओं ने या शासकों ने अपने शक्ति के बल पर बहुत बड़े राज्य का, अपने राज्य क्षेत्र का निर्माण किया या विकास किया। इस प्रकार एक ट्रू है, उन्होंने अपनी पुस्तक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी जब किसी मानव दल के नेता ने शक्तिशाली होकर अपने अनुयायियों के ऊपर अधिकार जमाकर उन पर अपना शासन लादा होगा। ऐतिहासिक दृष्टि में अगर आप जाते हैं तो ये सिद्धांत बहुत सारी जगह तक सत्य सिद्ध होता है। भारत में मगध है, कौशल है, अवंती है, यूनान में स्पार्टा है, एथेंस है, ये सब अपने अपने पड़ोसियों को हराकर शक्तिशाली बने थे। चंद्रगुप्त मौर्य है, सिकंदर है, इन्होंने भी शक्ति के बल प्रयोग के आधार पर शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ऐतिहासिक दृष्टि से ये सिद्ध करना कठिन नहीं है कि आधुनिक समाजों का मूल सफल युद्ध में है ना। तो इस सिद्धांत का जो विकास है वो प्राचीन काल से हमें देखने में मिलता है। यूनानी सोफिस्टवादी विचारक भी इसी मत का समर्थन करते हैं। वो ये कहते हैं कि बलवान की शक्ति ही न्याय और कानून का सोर्स है। विषमता जो है वो प्रकृति का नियम है और निर्बल की अपेक्षा बलवान श्रेष्ठतम होता है। प्लेटो की जो पुस्तक रिपब्लिक में भी एक थ्रेसीमेकस नाम का एक पात्र है, वो ये कहता है कि न्याय शक्तिशाली के हित साधन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मध्यकाल में भी धर्म सत्ता और राज्य सत्ता के बीच
संघर्ष हुआ था और ईसाई धर्म प्रचारकों ने राज्य का विरोध करते हुए उसे पाशविक शक्ति का परिणाम बताया था। तो अराजकतावादी जो विचारधारा है वो भी इसी सिद्धांत का समर्थन करती है। व्यक्तिवादी जो सिद्धांत है वो भी राज्य को शक्ति के ऊपर मानते हैं। लेनिन जो साम्यवादी विचारक है वो भी ये मानते हैं कि राज्य शोषण का एक साधन है। तो इस प्रकार दार्शनिक आधार पर भी इस शक्ति सिद्धांत को समर्थन किया गया है। जर्मन विचार जर्नल थे वॉन वर्नहार्ड ने कहा कि शक्ति ही सर्वोत्तम सत्य है और यह निर्णय की शक्ति क्या है ये युद्ध के द्वारा होगा। युद्ध सच्चे निर्णय देता है और इसके निर्णय वास्तविक तथ्यों के ऊपर आधारित है। नीत्शे है, हिटलर है, मुसोलिनी है, इन सभी जो शासक रहे हैं इन्होंने जो है शक्ति की प्रशंसा की है और शक्ति के आधार पर अपने क्षेत्र का विस्तार को उन्होंने उचित बताया है। माओ त्से तुंग ने भी यही बताया है कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। तो शक्ति सिद्धांत की जो मूल विशेषताएं हैं या मूल तत्व हैं वो इस प्रकार हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण शक्ति है। तो राज्य बलवानों द्वारा निर्बलों पर अधिकार और प्रभुत्व का परिणाम है। दूसरा यह है कि यह प्रकृति का शाश्वत नियम है कि शक्ति ही न्याय है। तीसरा यह है कि राज्यों की आंतरिक शक्ति और बाहरी सुरक्षा बल प्रयोग के आधार पर ही कायम रखी जाती है जो आज भी है। और चौथी जो इसकी खास विशेषता वो है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। राज्य के अधिकारों को न्यायोचित ठहराता है। तो शक्ति सिद्धांत विजय के फलस्वरूप राज्य की उत्पत्ति को प्रकट करता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत के अनुसार राज्य के अधिकारों को उचित ठहराता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम शक्ति सिद्धांत का समर्थन कर सकते हैं? तो शक्ति सिद्धांत की भी आलोचना काफ़ी है क्योंकि शक्ति ने राज्य की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन एकमात्र तत्व शक्ति नहीं हो सकता। तो वर्तमान में भी राज्यों को बनाए रखने के लिए शक्ति आवश्यक है क्योंकि सभी राज्य शक्ति को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। तो इस बात को लेकिन आप स्वीकार नहीं कर सकते कि केवल शक्ति के प्रयोग से राज्य की उत्पत्ति हुई होगी। तो इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। तो पहली आलोचना तो यही है कि केवल शक्ति के आधार पर राज्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। शक्ति एकमात्र तत्व नहीं है। राज्य की उत्पत्ति में रक्त संबंध, धार्मिक एकता, आर्थिक हित, सामाजिक हित और राजनीतिक चेतना ये सभी इसके अंतर्गत में शामिल हैं। लेखक ने कहा है कि शक्ति सिद्धांत की भूल ये है कि ये समाज के विकास में जिस वस्तु केवल एक तत्व रहा है उसी को ही ये नियामक तत्व मानता है। तो सीले ने भी इसी प्रकार से कहा है। दूसरी आलोचना है कि शक्ति राज्य का स्थायी आधार नहीं हो सकता। तो हम मुख्य आधार स्तंभ के रूप में हम शक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते। शक्ति आवश्यक दृढ़ता मतलब तो हो सकती है, लेकिन ये लगातार नहीं हो सकती, स्थायी नहीं हो सकती। राज्य स्थायी तो सहयोग और सहमति से ही होते हैं। शक्ति जो है कभी सहयोग की भावना को नहीं ला सकती। सभी व्यक्ति राजा की आज्ञा का पालन भय के कारण नहीं करते, है ना, इच्छा के कारण भी करते हैं। इसी कारण सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने का एकमात्र साधन ये है। इसी से व्यक्ति का विकास संभव है। शक्ति केवल डाकू लुटेरों के गिरोह को संगठित कर सकती है, राज्य का नहीं। टी.एच. ग्रीन का एक बहुत ही प्रसिद्ध कोटेशन है। उन्होंने कहा कि राज्य का आधार शक्ति नहीं है बल्कि इच्छा है। तीसरी जो आलोचना है वो ये है कि शक्ति सिद्धांत व्यक्ति की हीन प्रवृत्तियों के ऊपर आधारित है। शक्ति सिद्धांत मनुष्य की पाशविक शक्ति को प्रमुख मानकर उसके ऊपर अत्यधिक बल देता है और मनुष्य के जीवन में पाशविक शक्ति मन में हो सकती है, लेकिन वो उसका मूल आधार
नहीं हो सकती। तो हक्सले ने लिखा है कि मनुष्य के जीवन में सहयोग और सहकारिता की भावना प्रमुख है, परंतु बल और जो पशु शक्ति है ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। मनुष्य के जीवन में दया, सज्जनता, परमार्थ, स्नेह, सहयोग आदि जो अच्छे गुण हैं, सकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, वो भी काफ़ी हैं। इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत हो जाएगा अगर हम इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, क्योंकि यह सिद्धांत सिर्फ शक्ति ही सत्य है इसको मानता है। तो ऐसे दौर में व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो संकट में पड़ जाएगी और समाज का अधिकांश वर्ग अपनी स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि औचित्य रहित शक्ति हमेशा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विरोधी हो सकती है, वो राज्य का आधार नहीं हो सकती। इसके बाद में आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को निरंतर इससे प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि हर राज्य अपने आप को शक्तिशाली सिद्ध करने के लिए निरंतर संघर्षरत रहेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अगर आप इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो सदैव ही युद्ध की अवस्था बनी रहेगी। तो इसलिए शांति के हित में इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर प्रजातांत्रिक परंपरा के भी ये विरुद्ध है। शक्ति सिद्धांत के अनुसार शासन का आधार जो है वो शासन की शक्ति है, जनमत नहीं है। जनता की इच्छा, न्याय, स्वतंत्रता, इन सबको भरपूर जो प्रोत्साहन लोकतंत्र में ही संभव है। अतः शक्ति सिद्धांत प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के नितांत विपरीत है। फिर जो शक्तिशाली शब्द है वो स्वयं में भी अस्पष्ट है, कि शक्तिशाली शब्द की व्याख्या जो है इन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं की है, क्योंकि शक्ति जो है वो विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, नैतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, संगठन की शक्ति, बल वाली शक्ति। तो हक्सले कहते हैं कि शक्तिशाली वह है जो परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता है। मार्शल कहते हैं कि शक्तिशाली वह है जो परिस्थितियों से अधिकाधिक लाभ उठा सकता है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं कि नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति संपन्न व्यक्ति ही सर्वाधिक शक्तिशाली है। तो शक्ति सिद्धांत में यह स्पष्ट नहीं है कि शक्ति के विविध रूपों में से उसका तात्पर्य किससे है। तो ये कहते हैं कि इस प्रकार जो ये शक्ति सिद्धांत है वो निरर्थक हो जाता है। तो वस्तुतः जब हम चर्चा करते हैं आखिर उत्पत्ति की, राज्य जो है वो शक्ति का परिणाम भी नहीं है, दैवी उत्पत्ति का परिणाम नहीं है, तो मानवीय चेतना का परिणाम है। तो गिलक्राइस्ट ने लिखा है कि राज्य और सरकार, वास्तव में जितनी भी संस्थाएं हम देखते हैं वो मानव चेतना के परिणाम स्वरूप हैं। वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्य को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। शक्ति सिद्धांत की आप चाहे कितनी भी आलोचना क्यों ना कर लें, लेकिन आप इसके महत्व से इनकार नहीं कर सकते कि राज्य की उत्पत्ति का एक प्रमुख तत्व शक्ति रहा है और वर्तमान में भी राज्य के अस्तित्व का एक प्रमुख आधार है। राजा की आज्ञा का जितना भी प्रचलन वगैरह होता है उसमें औचित्यपूर्ण शक्ति का बहुत बड़ा भाग होता है। राज्य के विकास में, संचालन में शक्ति की निरंतर आवश्यकता रहती है। ये बात एक अलग है कि इस शक्ति का प्रयोग औचित्यपूर्ण ढंग से जनसाधारण के हित में किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो दो सिद्धांत हैं, दैवी सिद्धांत और शक्ति सिद्धांत, इन राज्य की उत्पत्ति के दो प्रमुख सिद्धांतों पर इस वीडियो लेक्चर में आज हमने अपने विचार आपके समक्ष रखे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में राज्य की उत्पत्ति का जो अगला सिद्धांत है, सामाजिक समझौता सिद्धांत, के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।